वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल। आज हम लोग देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पार्लियामेंट भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह बदल सकती है? क्या वो फंडामेंटल राइट्स भी खत्म कर सकती है? अगर आपका आंसर यस है तो आप गलत हैं, क्योंकि एक डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जो कि पार्लियामेंट को रोकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो अमेंड कर सके। तो इसमें हम लोग देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होता है और इसके केस लॉस और की एलिमेंट्स। तो लेट स्टार्ट। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि लिमिट करता है पावर ऑफ द पार्लियामेंट को टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। अंडर आर्टिकल 368 के अंडर द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय या अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय या फिर अल्टर नहीं कर सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन इट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को डिफाइन नहीं करता है, पर द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सप्लेन्ड थ्रू देयर जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के द्वारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को डिफाइन किया है। तो आइए हम लोग देखते हैं सब की एलिमेंट्स। फर्स्ट है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हाईएस्ट लॉ ऑफ लैंड है। इट एक्सप्लेन्स दैट ऑल ऑर्गन्स जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी डिराइव्स पावर फ्रॉम इट। जो भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है वो अपने पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से ही डिराइव करती हैं। नेक्स्ट, नो लॉ और अमेंडमेंट कैन बी ओवरराइड इट। कोई भी लॉ या फिर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है। एग्जाम्पल है कि इफ पार्लियामेंट पासेज अ लॉ वायलेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स, कोर्ट कैन स्ट्राइक इट डाउन। अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करती है जो कि वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को, तो कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है, मतलब उसको रोक सकती है। नेक्स्ट की एलिमेंट है रूल्स ऑफ लॉ। रूल्स ऑफ लॉ हमें बताता है कि लॉ इज सुप्रीम। लॉ एक सुप्रीम है, इज नॉट द इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल नहीं है, बट वो एक सुप्रीम है। रूल्स ऑफ लॉ की पॉइंट्स है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। रूल्स ऑफ लॉ हमें प्रोवाइड करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। एंड सेकेंड है कि नो आर्बिट्ररी पावर्स। कोई भी आर्बिट्ररी पावर्स रूल्स ऑफ लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकता है। इट्स प्रोवाइड्स फेयर एंड लीगल प्रोसीजर्स। रूल ऑफ लॉ हमें फेयर एंड लीगल प्रोसीजर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि गवर्नमेंट कैन नॉट पनिश एनीवन विदाउट लीगल प्रोसेस। गवर्नमेंट किसी को ऐसे ही नहीं पनिश कर सकता विदाउट एनी लीगल प्रोसेस। बिना लीगल प्रोसेस के द्वारा गवर्नमेंट को किसी को पनिश नहीं कर सकता। नेक्स्ट है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ द कोर्ट टू रिव्यू लॉज एंड अमेंडमेंट। जो भी पावर ऑफ कोर्ट को पावर दिया गया वो किसी भी लॉ या अमेंडमेंट को रिव्यू कर सकता है। इसके सोर्स आते हैं जो कि आर्टिकल 13 में दिया गया है और आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिराइव किया गया है। जैसे एग्जांपल है कि सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकता है, मतलब रोक सकता है। नेक्स्ट के एलिमेंट है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म मीन्स डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। जो भी पावर्स सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किए गए हैं उसको सेंटर या फिर स्टेट एक दूसरे में ओवररूल नहीं कर सकता है, या फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता। जो भी पावर सेंटर को है वो सेंटर फॉलो करेगा, जो भी पावर स्टेट को दिया गया वो स्टेट फॉलो करेगा। तो फेडरलिज्म के की फीचर्स हैं कि डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। फेडरलिज्म हमें डुअल गवर्नमेंट सिस्टम प्रोवाइड करता है, जैसे एक सेंट्रल और एक स्टेट का। ये एक रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरलिज्म रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित है। ये हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोवाइड करता है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट हैज देयर ओन पावर्स लाइक पुलिस, पब्लिक ऑर्डर। स्टेट अपने स्टेट के पावर खुद का उसका पावर है, जैसे पुलिस या फिर पब्लिक ऑर्डर कोई भी पास करना है या फिर पुलिस पे कोई भी रूल्स और रेगुलेशन बनाने हैं तो वो स्टेट खुद बनाएगा, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकता। नेक्स्ट है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म हमें बताता है कि स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन्स। स्टेट के पास कोई एक ऑफिशियल रिलीजन्स नहीं है। यहाँ पे स्टेट में सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा।
ये एक्सप्लेन करता है कि इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। स्टेट्स हमें प्रोवाइड करता है इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स। फ्रीडम ऑफ द रिलीजन्स गारंटेड है, इसमें रिलीजन्स को फ्रीडम की गारंटी दी गई है। जैसे एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट कैन नॉट फेवर वन रिलीजन्स ओवर अनदर। गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन्स को दूसरे रिलीजन्स के ऊपर फेवर नहीं कर सकता है, ये पावर गवर्नमेंट को नहीं दी गई है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइड द डेमोक्रेसी टू द ऑल द पीपल्स लिविंग इन इंडिया। इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट को चूज करने का अधिकार पीपल के हाथों में दिया गया है। डेमोक्रेसी इंक्लूड करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब जो भी 18 साल 18+ हैं उसको राइट टू वोट का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। डेमोक्रेसी हमें बताता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए इन द इंडियन डेमोक्रेसी। अब नेक्स्ट जिसमें केस लॉ जैसे इंडिया नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण में ये डिफाइन किया गया कि डेमोक्रेसी इलेक्शन में कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमें बताता है कि जुडिशरी मस्ट बी फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। जुडिशरी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से अलग है, वो फ्री है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जुडिशरी इंश्योर्स करता है फेयर जस्टिस में एंड इट आल्सो प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। जुडिशरी प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंश्योर करता है फेयर जस्टिस इन द जुडिशरी। जैसे एग्जाम्पल है कि जज कैन नॉट बी इजिली रिमूव बाय द गवर्नमेंट। जज गवर्नमेंट के द्वारा इजिली रिमूव नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट मीन्स बेसिक राइट्स इसेंशियल फॉर इंडिविजुअल लिबर्टी। फंडामेंटल राइट्स हमें इंडिविजुअल को लिबर्टी प्रोवाइड करता है कि वो अपने जो भी राइट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली फॉलो कर सकते हैं। इसके की आइडियाज है फंडामेंटल राइट्स के कि पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय देयर कोर एसेंस। पार्लियामेंट उसे डिस्ट्रॉय या फिर अल्टर नहीं कर सकता फंडामेंटल राइट्स को किसी भी पर्सन के। एग्जाम्पल है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड्स करता है एवरीवन को कि अपना फेयर एंड कुछ भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल डीपीएसपी ये हमें प्रोवाइड करता है कि हार्मनी बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स करता है कि हार्मनी जो कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में एक इक्वल हार्मनी प्रोवाइड्स करता है, जो कि फंडामेंटल राइट दिया गया पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डीपीएसपी पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन किया गया है। और जैसे केस ला है मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को बैलेंस बताया गया है, दोनों एक बराबर बताया गया है। नेक्स्ट है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया हमें प्रोवाइड करता है कि इंडिया मस्ट रिमेन्स अ सिंगल यूनिफाइड नेशन। इंडिया एक सिंगल यूनिफाइड नेशन है, सिंगल सिटीजन नेशन है। यहाँ पे डुअल सिटीजन फॉलो नहीं किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है नो अमेंडमेंट कैन ब्रेक द कंट्रीज इनटू पार्ट्स। कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं है जो कि कंट्री को 2 भागों में डिवाइड कर सकता है। नेक्स्ट है लिमिटेड पावर ऑफ अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है बेसिक इंस्ट्रक्शन डॉक्ट्रिन के थ्रू लिमिटेड पावर ऑफ द अमेंडमेंट। इसमें द पार्लियामेंट पावर्स अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एब्सोल्यूट। वो आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट का पावर एब्सोल्यूट नहीं है, वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकता, कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकता। तो ले आगे हम लोग देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के सब केसेस लॉ। जैसे फर्स्ट केस है कि शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 वाज चैलेंज। इसमें जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट है 1951 का, उसको चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इट्स कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया गया। और इसका मेन इशू क्या था इस केस लॉ का कि कैन द पार्लियामेंट अमेंड फंडामेंटल राइट। क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है? तो इसमें जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि यस द पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट। अमेंडमेंट इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में बताया गया कि अमेंडमेंट लॉ नहीं है, इसलिए पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। और इस केस लॉ के सिग्निफिकेंस कुछ इस प्रकार थे कि पार्लियामेंट
गिवन वाइड अमेंडिंग पावर्स, पार्लियामेंट को वाइड अमेंडिंग पावर्स प्रोवाइड किया गया, जो कि नो लिमिटेड रिकॉग्नाइज, उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाया गया पार्लियामेंट के ऊपर कि वो किस हद तक अमेंड कर सकता है पार्लियामेंट। नेक्स्ट है केस लॉ सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये इसमें 17th अमेंडमेंट चैलेंज किया गया था, जो कि लैंड रिफॉर्म था। लैंड रिफॉर्म जो कि 17th अमेंडमेंट में आया था, उसको इसमें जजमेंट आया था कि रिफॉर्म शंकरी प्रसाद, जो शंकरी प्रसाद थे, उनके पिटीशन को रिफॉर्म किया गया। और पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, इसमें बताया गया कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को। कुछ इसके इंपॉर्टेंट नोट्स इस प्रकार थे कि सब जज एक्सप्रेस डाउट अबाउट द अनलिमिटेड पावर, जो कि अनलिमिटेड पावर पार्लियामेंट को दिया गया था, उसमें कुछ जजों ने डाउट किया था, एक्सप्रेस किया था अपना डाउट। और सीड्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज प्लांटेड, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का बारे में सोचा गया। नेक्स्ट है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अफेक्ट द फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज किया गया था इसमें, जो कि इसका इशू क्या था कि कैन पार्लियामेंट अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। इसमें जजमेंट आया था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द फंडामेंटल राइट, और अमेंडमेंट लॉ वाज अंडर आर्टिकल 30, अंडर आर्टिकल 13 में, जो कि अमेंडमेंट को लॉ यहाँ बताया गया, और पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता है फंडामेंटल राइट को। इसका इम्पैक्ट आया था कि पार्लियामेंट पावर्स वाज रेस्ट्रिक्टेड, यहाँ पे पार्लियामेंट के पावर को रेस्ट्रिक्ट किया गया था एलियर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। इस गोलकनाथ और स्टेट ऑफ पंजाब में पार्लियामेंट के पावर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, जो कि पहले पावर अनलिमिटेड थी। नेक्स्ट पावर है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंदा भारती स्टेट ऑफ केरला में यह बताया गया कि ये एक भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण लैंडमार्क केस है। इसमें पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया। इसमें फैसला बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया 1973 में, जो कि 13 बेंच का फैसला था, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट बेंच ऑफ द इंडियन हिस्ट्री इसको माना गया है। इसका फैक्ट ऑफ द केस ये था कि जो कि केरल के एडिनल मठ के प्रमुख थे स्वामी केशवानंद भारती, उनके मठ या फिर प्रॉपर्टी पे केरल सरकार ने लैंड रिफॉर्म लागू किए थे, जिससे समस्या ये हुई कि उनके प्रॉपर्टी पे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, और उन्होंने कहा कि ये उनके फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 24, 25 एंड 29 को का उल्लंघन है, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस केस में सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के तहत अनलिमिटेड पावर है, क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को खत्म कर सकती है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह बदल सकती है। तो इसमें आर्गुमेंट बाय गवर्नमेंट हुआ था कि पार्लियामेंट के पास पूरी पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी हिस्सा अमेंड कर सकती है और फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकती है। तो जो भी पेटिशनर थे केशवानंदा भारती के तरफ से, उन्होंने ये बताया कि पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदला जा सकता है, जिसमें कि 13 जज थे, जो कि 7/6 की मेजोरिटी से फैसला आया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन उसकी पावर अनलिमिटेड नहीं रहेगी। पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय या फिर चेंज नहीं कर सकती। इसमें यह था कि चैलेंज लैंड रिफॉर्म को चैलेंज किया गया, जो कि अमेंडमेंट 24, 25 एंड 29 में दिया गया था। इसका यही था कि स्कोप ऑफ द पार्लियामेंट था अमेंडिंग पावर अंडर आर्टिकल 68 में, जो भी पावर दिया गया था कि पार्लियामेंट उसके अमेंड कर सकती है, तो इसमें चैलेंज किया गया। जैसे मैंने आपको बताया कि जज तो जो 7/6 की मेजोरिटी में थे, उन्होंने फैसला दिया कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को, बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय, बट वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। इसका की कंट्रीब्यूशन ये था कि मेन यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इंट्रोड्यूस करना था इस केस लॉ में, इस केस लॉ के द्वारा। जैसे एग्जांपल था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल रिव्यू, सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म, जिसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो मेन इस केस का यही उद्देश्य था। इसमें कोर्ट ने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ मूल विशेषताएं हैं जिसे कि बदला नहीं जा सकता, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशियल रिव्यू है, सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म है। Thank you so much